स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है और यह टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट के, यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से एक सीरीज यह लेक्चर तैयार किया गया है जो स्पेशली 18वीं लोकसभा के चुनाव और उससे संबंधित प्रश्नों पर आधारित होगा। और इस वीडियो लेक्चर को हम लोग मात्र 10 से 15 मिनट में कवर कर लेंगे ताकि इससे अगर एग्जाम में प्रश्न आए तो आपके प्रश्न ना छूटें। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान में से देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इसमें 18वीं लोकसभा से चुनाव संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से प्रश्न उठाए जा सकते हैं, सबको मैंने कवर किया है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर एक बार देखिएगा, आपको ज़रूर यहाँ से बेनिफिट्स होगा। चलिए देख लेते हैं कि आखिर हमारा आज का वीडियो का फॉर्मेट क्या होगा, किस प्रकार हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में देखेंगे कि इसकी घोषणा कब हुई, यह कितने चरण में संपन्न हुआ, बेसिक्स बातों कुछ देखेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि बिहार और लोकसभा चुनाव का क्या इम्पैक्ट रहा है, लोकसभा चुनाव का बिहार में, बिहार की क्या भूमिका रही। साथ ही ये देखेंगे कि इस बार आप सभी को पता होगा कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा का भी चुनाव संपन्न कराया गया है, उन सब के बारे में देखेंगे। साथ में एक बेसिक्स क्वेश्चंस को देखेंगे जो चुनाव आयोग से संबंधित है, क्योंकि यह चुनाव जो कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है वो निर्वाचन आयोग के, तो उसके बारे में इसके कुछ बेसिक्स को भी डिस्कस करेंगे। और मात्र 10 से 15 मिनट में अंतर में ये वीडियो लेक्चर डिस्कस कर लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कि लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट और प्रश्न यहीं से पूछा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कब की गई है। 18वीं लोकसभा चुनाव का पूछा जा सकता है कार्यक्रम की घोषणा कब की गई। तो ये 16 मार्च को घोषणा किया गया था और इसमें बताया गया था कि लोकसभा चुनाव जो होंगे वो टोटल 7 चरण में आयोजित किए जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न यहीं से डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव जो 18वीं हुआ है उसका घोषणा कब किया गया था कार्यक्रम की। तो 16 मार्च को हुआ है और ये टोटल 7 चरण में हुआ। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, साथ ही 26 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी हुए हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में एक एक प्रश्न जो है, एक एक पॉइंट जो है अपने आप में प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तब वीडियो को ध्यान से 1 से 2 बार देखिएगा तो आपके सारे प्रश्न इससे जो आएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट था कि 16 मार्च को इसकी घोषणा की गई है, कुल 7 चरण में होंगे और 4 राज्य में जो हो रहा है वो विधानसभा के इलेक्शन हो रहा है, साथ में 26 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं। अब देख लेते हैं कि पूछा जा सकता है कि वे 4 स्टेट कौन से हैं जहाँ पे विधानसभा चुनाव है। तो ये स्टेट्स आपको ध्यान में होने चाहिए। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा जो है हमारा सिक्किम। तो ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव के साथ साथ। और साथ में 26 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे, जिसमें बिहार भी एक शामिल है, वहाँ पे उपचुनाव हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि जो 7 चरण के इलेक्शंस होंगे वो आप देख सकते हैं कि कहाँ कितने चरण में कब कब होंगे। तो देख सकते हैं पहला फेज जो होगा हमारा, पहला जो चरण का इलेक्शन होगा वो 19 अप्रैल को हुआ है। तो आपसे पूछा 7 चरण तो याद कर पाना मुश्किल है, लेकिन पहला और 7वां चरण को आप जरूर याद रखेंगे कि ये पहला चरण कब हुआ, 7वां चरण कब हुआ और रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं कि पहला चरण जो हुआ था वो 19 अप्रैल को हुआ। तो 19 अप्रैल का डेट आप याद रखिएगा। 16 मार्च को घोषणा हुआ था, 19 अप्रैल को पहला इलेक्शन हुआ है जिसमें कुल 102 सीटों के लिए पे चुनाव लड़ा गया था। दूसरा सीट आप देख सकते हैं जो दूसरा फेज में हुआ था वो 28 अप्रैल को हुआ था और इसमें टोटल 88 सीटों पे चुनाव लड़ा गया था। थर्ड फेज जो हुआ था वो 7 मई को हुआ है और कुल 94 सीट पे सीट लड़ा गया था। उसके बाद जो हमारा चौथा चरण में जो हुआ था वो 13 मई को हुआ था और 96 सीट पर लड़ा गया था। उसके जो 5वां चरण हुआ था 20 मई को हुआ था और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 48 सीट पे लड़ा गया था। ये सीट इतना इंपॉर्टेंट है, बस पहला और 7वां फेज का जो सीट है वो आपको याद रखना चाहिए कि पहला फेज में जो हुआ था वो 19 अप्रैल को हुआ है, कुल 102 सीट पे हुआ। वहीं जो 7वां चरण जो हुआ था लास्ट वो 1 जून को हुआ है और कुल जो है 57 सीट पे चुनाव लड़ा गया था। ये आपको जरूर याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में टोटल 7 फेज नहीं पूछे जाएंगे, पहला और 7वां पूछे जा सकते हैं। और वोट की जो गिनती हुई है वो तो आप याद ही होगा, 4 जून को ये किया गया है।
चलिए, तो ये तो देख लिया कि 7 चरण में कब कब चुनाव हुए, इसके बारे में अब देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो 4 राज्य में जो चुनाव हुए इनकी मतगणना कब हुई। तो आंध्र प्रदेश था, यहाँ पे मतगणना 4 जून को ही हुआ है, जिस दिन लोकसभा चुनाव हुआ उस दिन। अरुणाचल प्रदेश में 2 जून को हुआ है, ओडिशा में भी 4 जून को हुआ है, और साथ ही एक सिक्किम बच जाता है, ये 2 जून को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सभी चारों विधानसभा के चुनाव एक ही दिन डिक्लेयर हुआ स्टेटमेंट में, तो ये गलत हो जाता है। 2 को यानी ओडिशा और आंध्र प्रदेश जो है 4 जून को हुआ है, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का 2 जून को हो गया था। इसके अलावा जो 26 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ उनमें से बिहार भी एक शामिल है। तो ये सीट पूछा जा सकता है कि कितने विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, तो 26 हो जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं चुनाव का परिणाम, कि चुनाव का परिणाम आप सभी को अब तक पता चल गया होगा चुनाव का परिणाम किसके पक्ष में रहा है। तो उस चीज़ को हम देख लेते हैं, यहाँ पे डिटेल्स में हम देख लेते हैं कि क्या है रहा चुनाव का परिणाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पार्टी वाइज है कि किस पार्टी को कितना मिला है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीट जो मिला है आप देख सकते हैं, आप सभी को पता होगा बीजेपी को मिला है 36.56%। आपसे पूछा जा सकता है कि पार्टी वाइज, गठबंधन को भी देखेंगे कि किस गठबंधन को कितना सीट मिला, लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं किस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिला है। तो ये है 36.56% के साथ आप देख सकते हैं बीजेपी को है। उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया बीएसपी यानी बसपा को दिया गया 2.04%, और भी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। यहाँ पे मैंने सब कुछ दिखा दिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी को जो सीट मिला है कुल 240 सीट मिला है। दोस्तों ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बीजेपी को टोटल 240 सीट मिले हैं। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो आप देख सकते हैं टोटल 99 सीट मिले हैं। समाजवादी पार्टी जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी रहे उसमें 37 सीट मिला है। AITMC अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है वो चौथी सबसे बड़ी पार्टी रही है, उसे 29 सीट मिला है। और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो DMK कहलाता है उसे 22 सीट मिला। तो ये आप कम से कम ऊपर के 3 जरूर याद रखेंगे। बीजेपी 240 सीट है, और सबसे बड़ी पार्टी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी है, तो ये है हमारा बीजेपी। उसके बाद जो है INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे 99 सीट मिली। और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी जिसे 37 सीट मिला है। और चौथा जो है वो है TMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये 29 सीट है। तो ये 4 आपको जरूर याद होना चाहिए। ये में मिलान करने के लिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या टॉप 4 कौन है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल 500 उसी का एक पिक्टोरियल दिया गया है कि 543 सीटों में किस दल को कितना मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 240 है, कांग्रेस 99 है, समाजवादी पार्टी 37 है, तृणमूल कांग्रेस 29 है, DMK 22 है, TDP तेलुगु देशम पार्टी 16 है। जदयू का भी इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा प्रश्न जो PSC और बिहार से संबंधित एग्जाम के लिए कि जदयू ने कुल कितनी सीटें जीती। तो जदयू टोटल जो है 12 सीट जीता है। तो सभी याद नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको याद रख लेना है, ये इतना आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु के लिए जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, निश्चित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चुनाव जो लड़ा गया इसमें राष्ट्रीय दलों की संख्या क्या है, या वर्तमान में कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। और पूछा जा सकता है कि 6 राष्ट्रीय दल कौन कौन है। तो पहला है बीजेपी, दूसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, चौथा है BSP बहुजन समाजवादी पार्टी, पांचवा है नेशनल पीपल्स पार्टी, छठा आम आदमी पार्टी। दोस्तों इसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है या फिर नहीं है। इस तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि अगर पूछा जाए कि टोटल लोकसभा सीट कितना है तो 543 सीट है। लोकसभा सीट कितना है 543 सीट है। और किसी भी दल को जीतने के लिए मैं कितना चाहिए, बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए। परंतु अगर देखा जाए तो हमने यहाँ तक अब देखा कि सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी जिसे 240 सीट हुआ। अर्थात ये इसका मतलब यह है कि किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात 272 होता तो बहुमत होता, लेकिन कोई भी ऐसा दल है जो बहुमत प्राप्त नहीं होती। यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु गठबंधन वाले दल को जो है बहुमत मिला है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा उसी को हमने डिस्कस किया कि सबसे बड़े राजनीतिक दल में जो बीजेपी है 240 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 सीट और समाजवादी पार्टी 37 सीट। अब है गठबंधन के अनुसार देख लेते हैं कि किस गठबंधन को कितना सीट मिला। बताया कि लोकसभा सीट में कितना है, पूछा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में लोकसभा में कुल कितने सीट है, तो 543 सीट है। इन 543 सीट में जो 2 गठबंधन मुख्यतः थी, एक था NDA
उसके था दूसरा था इंडी अलायंस, आपको पता ही होगा, ये पूछा जा सकता है। तो एनडीए को जो टोटल सीट मिला है 292 सीट मिला है। इस पॉइंट को आप देख लेते, यहाँ पे कर देते हैं जूम, देख सकते हैं एनडीए गठबंधन को टोटल जो सीट मिला है वो मिला है 292 सीट मिला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन को कितना सीट मिला है, तो 292 सीट मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और वोटिंग परसेंटेज पूछा जा सकता है कि कितना परसेंटेज ये हुआ है, तो 41.7% हुआ है। तो आपसे सीट भी पूछा जा सकता है, वोटिंग परसेंटेज भी पूछा जा सकता है। वहीं पूछा जा सकता है कि अगर प्रीवियस ईयर से अगर मैचिंग किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर एनडीए के बारे में पूछा जाए तो एनडीए का 2019 में जो सीट था आप देख सकते हैं 353 सीट है, और वर्तमान 2024 में कितना है, 292 सीट आया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2019 में कितना था और 2024 में कितना मिला, तो इस पॉइंट को भी याद रखेगा। वहीं इंडी अलायंस की बात किया जाए तो इन्हें टोटल 204 सीट मिला है। इसका वोटिंग परसेंटेज की बात किया जाए तो ये हो जाता है 32.5%, और 2019 में जो इनका सीट था वो था 91 सीट। वहीं नेक्स्ट देख लेते तृणमूल कांग्रेस का, तो ये 29 सीट मिला है, और ये वोटिंग परसेंटेज है 4.3%, जबकि 2019 में कितना था, 20 सीट मिला था, 23 सीट मिला था। वहीं अन्य की बात की जाए तो अन्य को जो है 18 सीट मिला है, उनका वोटिंग परसेंटेज होता है 22.3, जबकि अन्य को 2019 में मिला था 76। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि लोकसभा में कितने सीट है, बहुमत के 543, एनडीए को कितना मिला, तो 292 मिला है, इंडिया अलायंस को किला है 204 मिला है, तृणमूल कांग्रेस को 29 मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इस बार पहला बार ऐसा हुआ है कि चुनाव कंडक्ट होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहला बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि इस बार जो हमने जो है मतदाताओं को रिकॉर्ड बनाया, अर्थात कुल जो 64 करोड़ जो लोग हैं इस बार कुल मत दिए हैं। इन 64 करोड़ लोगों में जो है आप देख सकते हैं पुरुष 33 करोड़ है और महिलाएं हैं 31.2 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट है, हो जाता है, पूछा जा सकता है कि कितने मतदाता थे, तो 64.2 करोड़, जिसमें पुरुष 33 करोड़ और महिलाएं 31.2 करोड़। इसके साथ हमने रिकॉर्ड बना दिया कि ये जो 64 करोड़ का जो रिकॉर्ड है आप देख सकते हैं कि सभी G7 देशों का कितना है, 1.5 गुना, यानी 1.5 गुना, यानी G7 में 7 कंट्री है तो उससे ज़्यादा हमारा 1.5 गुना ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है कि लोगों ने वोट किया। वहीं यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के 2.5 गुना से भी अधिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं, पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। तो प्रधानमंत्री आप सभी को पता है कि वाराणसी से वो चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे, और कितना मत से अपने विपक्षी को हराए थे, तो 1,52,513 मतों से ये कांग्रेस के अजय राय को हराए थे। तो इसमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कहाँ से लड़े थे, तो ये वाराणसी से लड़े हैं, और कुल कितनी सीटों पे से उन्होंने जीता है, तो 1,52,513 से, और हराया किसे है, तो कांग्रेस के अजय राय को। नेक्स्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी जीत किसको मिली है, पूछा जा सकता है कि ये सबसे बड़े अंतर से कौन जीता है, तो ये बीजेपी के ही हैं, और ये इंदौर से जीते हैं, और इनका नाम है, आप देख सकते हैं, शंकर ललवानी नाम है। तो पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा लगभग ये देख सकते हैं 10 लाख प्लस वोट से जीते हैं अंतर से। तो पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मतों के अंतर से किसने जीता, तो बीजेपी के हैं शंकर ललवानी, याद रखिएगा, इंदौर लोकसभा क्षेत्र से हैं। नेक्स्ट जो VVI प्रश्न है, बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का एक अंजू जिला है, यहाँ पे एक बूथ है, वहाँ पे क्या किया, देखा गया कि 100% मतदान हुआ, क्योंकि वहाँ पे मतदाताओं की संख्या एक ही थी और उसने वोटिंग किया और ये रिकॉर्ड बन गया 100% मतदान का। तब से पूछा जा सकता है कि कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश के अंजू जिला का बूथ पे जो है 100% मतदान हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार में एक सोम्पेन जनजाति है, आप सभी को पता होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि सोम्पेन जनजाति के लोग आज पहली बार, यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार मतदान किया। तो आपसे पूछा जाता है कि किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान किया, तो अंडमान निकोबार का है, कौन है, सोम्पेन जनजाति। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि चुनाव आयोगों ने अपने प्रेस आइकन में बताया कि चुनाव आयोग को कराने में जो है बहुत लोग, सेलिब्रिटी लोग भी हमको साथ दिए। इसमें से उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए जो नेशनल आइकन घोषित किया गया था वो सचिन तेंदुलकर को घोषित किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2024 लोकसभा के लिए नेशनल आइकन किसे घोषित किया गया था, सचिन तेंदुलकर को। वही यूथ आइकन के बारे में पूछा जाएगा, यूथ आइकन किसे घोषित किया गया है, तो ये बॉलीवुड के हीरो आप जानते हैं, आयुष्मान खुराना। और साथ में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन किसे घोषित किया गया है, तो ये अर्जुन पुरस्कार और पैरा तीरंदाज है शीतल देवी। तो इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। वहीं बिहार के ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो यह है परंपरा ठाकुर।
परंपरा ठाकुर। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, निश्चित प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे इस तरीके का प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो पूछे जाने की संभावना है। तो आप इस याद रखें कि नेशनल आइकन सचिन तेंदुलकर है, यूथ आइकन आयुष्मान खुराना, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी, और बिहार की जो है परंपरा ठाकुर ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताया कि 2024 में मात्र जो 39 लोगों के द्वारा पुनर्मतदान किया गया, जबकि 2019 में 540 लोगों के द्वारा पुनर्मतदान किया गया था। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है सी विजिल ऐप। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही चर्चा में रहा है, तो इसको देख लेते हैं कि सी विजिल ऐप है क्या। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सी विजिल क्या है। तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए, अर्थात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के लिए एक ऐप लाया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा, वही कहलाया है सी विजिल ऐप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके माध्यम से आप कर सकते हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो MCC अर्थात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहा था, इसकी रिपोर्ट आप सी विजिल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नोटा के बारे में। आप देख सकते हैं कि हमारा एक विकल्प होता है जहाँ पे आप चुन सकते हैं कि किस कैंडिडेट को चुनना है। तो वहाँ पे एक विकल्प आता है नोटा के विकल्प, यानी नन ऑफ द, अर्थात आपको जो भी कैंडिडेट दिया गया उनमें से आपको कोई पसंद नहीं है तो आप नोटा का विकल्प चयन कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक ये नहीं बताया गया कि वर्ष 2024 में कुल कितना नोटा का प्रयोग है, लेकिन ये बताया गया कि नोटा का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो हुआ है वो बिहार में हुआ है 2.07%। वहीं सेकेंड जो हुआ है नोटा का प्रयोग वो मध्य प्रदेश में हुआ 1.41, और तीसरा स्थान है तमिलनाडु का। अब हम देख लेते हैं कि बिहार लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार का क्या भूमिका रही। तो कुल बताया जा रहा है कि बिहार में भी कुल 7 चरण में संपन्न हुआ है, और बिहार में आप सभी को पता होगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, और इस 40 सीटों में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी उसी प्रकार का गठबंधन के द्वारा NDA और इंडी अलायंस के द्वारा लड़ाया गया था। और देख लेते हैं इनके द्वारा क्या सीट मिला है। अब देख सकते हैं NDA को टोटल 30 सीट मिला है, जबकि 2019 में इन्हें कितना 39 सीट मिला था। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि NDA को कितना बिहार में सीटें मिला है, 30 मिला है, जबकि 2019 में 39 मिला था। और इंडिया अलायंस को कितना मिला है, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया अलायंस को टोटल 9 सीट मिला है, और 1 सीट जो मिला है वो अन्य को मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आखिर NDA अलायंस में किसको कितना सीट मिला है बिहार के 40 सीटों में। तब देख सकते हैं कि BJP को 12 सीट मिला है। जदयू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, BPSC के एग्जाम दृष्टिकोण से पूछा, तो जदयू को 12 सीट मिला है, लोजपा को 5 सीट मिला और हमको 1 सीट मिला है। वहीं देखा जाए इंडिया अलायंस में जो 9 सीट टोटल जीती है, इसमें RJD को जो है मिला है 4 सीट मिला है, और कांग्रेस को जो है 3 सीट मिला है, उसी भाकपा को 2 सीट मिला है, और अन्य को 1 सीट मिला है। तो इस प्रकार 40 सीटें बिहार में जीती गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताया जा रहा है कि बिहार का सबसे युवा और सबसे उम्रदराज सांसद कौन है। तो बताया जा रहा है कि बिहार का सबसे उम्रदराज सांसद जो है वो जीतन राम मांझी है, और ये 79th ईयर में ये जीतन राम मांझी जो है सांसद बने। वहीं बिहार के सबसे और देश की सबसे युवा सांसद जो बन गई है शांभवी चौधरी बन गई हैं, और ये है मात्र 25 साल की उम्र में बनी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। वही यहाँ पे प्रश्न को दे दिया गया है कि बिहार के शांभवी चौधरी बनी देश की सबसे कम उम्र की सांसद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि देश की सबसे कम उम्र की सांसद कौन बनी है। तो शांभवी चौधरी बनी है, और ये क्या है, लोजपा रामविलास जो सिंबल है उससे ये जीती हैं और जीत गई। इनका क्षेत्र जो था समस्तीपुर, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और बिहार में जदयू के जो नेता हैं श्री अशोक चौधरी जी, ये उन्हीं की बेटी हैं, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट। अब देख लेते हैं 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनका क्या स्थिति है। वहाँ पे किन जो 4 जगह पे इलेक्शन हुए हैं विधानसभा का, वहाँ पे किस दल की सरकार बनी है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ जो भी विधानसभा के चुनाव होते हैं वहाँ पे पूछ लिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, मतलब एग्जामिनेशन के द्वारा, कि वहाँ पे विधानसभा की सीट कितनी है। तो अरुणाचल प्रदेश में कुल 60 विधानसभा सीट है। तो ये प्रश्न के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विधानसभा अरुणाचल प्रदेश में सीट कितनी है, तो 60 है। वहाँ पे BJP जीती है 46 सीट से, तो ये इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। वहीं उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा में जो है विधानसभा की कुल 147 सीटें। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा में 147 विधानसभा की सीट है, और यहाँ पे जो विजेता बनी है वो है BJP 78 सीट के साथ, और बीजू जनता दल को 51 सीट मिला है, जबकि कांग्रेस को 14 सीट मिला है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पे सिक्किम की बात की तो सिक्किम में विधानसभा की कुल 32 सीटें हैं। तो ये याद रखिएगा कितनी है, सिक्किम में सबसे कम है 32 है, और
SKM को 31 सीट मिला, जबकि SDF को 1 सीट मिला। देख लेते हैं SKM क्या है। SKM का अर्थ होता है, आप देख सकते हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा दल को 31 सीट मिला है और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1 सीट मिला है। तो ये रहा। अब देख लेते हैं आंध्र प्रदेश का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में कुल जो विधानसभा की सीट है 175 विधानसभा की सीट है। अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीट है, तो 175 विधानसभा की सीट है आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे जो जीता है ये तेलुगु देशम पार्टी 135 सीट के साथ, TDP और JNP को 21 सीट मिला है, BJP को 8 सीट मिला है। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब तक हमने जो वर्ष 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं 18वीं लोकसभा चुनाव कर, इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया। अब इसके एक बेसिक्स को देख लेते हैं कि आखिर चुनाव कंडक्ट कौन कराता है, एक चुनाव आयोग की क्या भूमिका, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें पहला ही ये सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा उपयोगी तथ्य में कि पहला लोकसभा चुनाव कब लड़ा गया था, तो 1951-52 में लड़ा गया था। तब से पूछा जा सकता है कि पहला लोकसभा चुनाव जो अभी वर्ष 2024 में कैमा लड़ा गया है, तो वर्ष 2024 में जो लड़ा गया है वो 18वां है, 18th है। और जो पहला हुआ था, फर्स्ट हुआ था 1951-52 में लड़ा गया था। चुनाव आयोग को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी किसका है, तो ये निर्वाचन आयोग का। तब निर्वाचन आयोग के बारे में देख लेते हैं कि निर्वाचन आयोग है क्या। तो बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अर्थात संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग करने का मतलब कि इसका वर्णन संविधान में है। संविधान में इसका वर्णन कहाँ है, तो देख सकते हैं कि संविधान में भाग 15 में इसका वर्णन है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि चुनाव आयोग का वर्णन किस में है, तो ये भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य है। अब देख लेते हैं सभी आर्टिकल को, तो अभी बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 324 जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो से रिलेटेड है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। बताया जाता है कि इसमें आर्टिकल 324 में 2 तरीके की बात की गई। पहला है कि चुनाव आयोग की संरचना कैसी होगी, और दूसरा है कि चुनाव आयोग के द्वारा अर्थात निर्वाचन आयोग किस किस का चुनाव करवाता है, उस चीज़ के बारे में वर्णन है। तो चुनाव आयोग की संरचना का मतलब होता है कि चुनाव आयोग कैसे सदस्य होगा, एकल सदस्य होगा कि बहु सदस्य। वर्तमान में देखेगा तो निर्वाचन आयोग जो 3 सदस्य अर्थात बहुल सदस्य, जिसमें 1 मुख्य आयुक्त है और 2 अन्य आयुक्त हैं। अब देख लेते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा किस किस का चुनाव संपन्न कराया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव कराता है, तो संसद अर्थात लोकसभा राज्यसभा का चुनाव करवाता है। प्रत्येक विधानमंडल में विधानसभा का चुनाव करवाता है, विधान परिषद का चुनाव करवाता है। वहीं देखा जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि निर्वाचन किसका किसका चुनाव कराता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उसके बाद जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का चुनाव कराता है। वहीं अगर बोला जाएगा कि जो मुखिया, सरपंच सबका ये सब का जो होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, उसका निर्वाचन आयोग से, भारतीय निर्वाचन से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट को भी आप जरूर याद में रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं कि पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, देश के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ सभी VVI पॉइंट है। तो देश के जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन थे, और वर्तमान में जो कौन है निर्वाचन आयुक्त, राजीव कुमार है। राजीव को, इस पॉइंट को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार, और जो पहला कौन थे, तो सुकुमार सेन था। वहीं बताया जा रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो ये थी VS रमा देवी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। वहीं नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था, हमने बताया कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था, इसीलिए जो है 25 जनवरी को ही हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस का 25 जनवरी को, और वर्ष 2024 का जो थीम है ये है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने कहा था कि 10 से 15 मिनट में इस वीडियो को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये 22 से 23 मिनट का हो गया। तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप जब भी इस टॉपिक से अगर देखने का, तो आपको कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है। और एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट जितने भी अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे वो डेफिनेटली यहीं से पूछे जाएंगे। इस चीज़ के लिए आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों। यदि आप हमारे
चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलता रहे। और एक बार आप हमारे चैनल पे जरूर विजिट करें, वहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स बहुत चीज़ को कवर अप किया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण, जितने भी एग्जाम्स अभी होने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट या स्टेट पीसीएस के, वहाँ के लिए सभी दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जरूर हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और अच्छा लगे, पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।